नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जो एक पुराने कैमरा से शुरू हुई और फिर दुनिया भर में छा गई। हाँ, एक जबरदस्त सफर। हम बात कर रहे हैं मैट और रॉस डफर की, वो भाई जिन्होंने हमें स्ट्रेंजर थिंग्स दिया। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख हैं, उनकी जीवनियों के कुछ हिस्से हैं जो दिखाते हैं कि कैसे वो नॉर्थ कैरोलिना से निकलकर नेटफ्लिक्स के इतने बड़े स्टेज तक पहुंचे। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये कामयाबी कैसे मिली, क्या मुश्किलें आईं और इसके पीछे सोच क्या थी। हाँ, और ये सिर्फ एक हिट शो बनाने की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये उससे कहीं ज्यादा है। उससे सही। ये जुनून की कहानी है, लगातार कोशिश करते रहने की, और शायद सही टाइम पे सही दरवाजा खटखटाने की भी। हाँ, किस्मत का भी खेल होता है। बिल्कुल। इसमें वो 80s वाली नॉस्टैल्जिया, डर, दोस्ती और वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का जो मिक्स है, कमाल का है। वही तो, और उसने करोड़ों लोगों को जोड़ा। ये समझना मजेदार होगा कि ये मिक्सचर इतना चला कैसे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैट और रॉस डफर जुड़वा भाई हैं। हाँ। 15 फरवरी 1984 को डुरम, नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुए और फिल्मों का शौक तो बचपन से ही था। कमाल की बात यह है, जब वो सिर्फ तीसरी क्लास में थे, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक हाई-8 वीडियो कैमरा दिया तोहफे में। क्या बात है, तीसरी क्लास में? हाँ, और बस वहीं से उनका फिल्म मेकिंग का सफर शुरू हो गया। वो अपनी छोटी छोटी फिल्में बनाने लगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सोचिए, उस उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, इन्हें कहानी कहने का एक टूल मिल गया। सही। वो सिर्फ एक कैमरा नहीं था, वो शायद उनके क्रिएटिव फ्यूचर की नींव रख रहा था। और ऐसा नहीं कि ये बस हॉबी बन के रह गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे सीरियसली लिया। चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज से फिल्म प्रोडक्शन में डिग्री ली। कॉलेज में भी शॉर्ट फिल्में बनाते रहे। दिखाता है कि इरादा कितना पक्का था। उन शुरुआती शॉर्ट फिल्मों के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मिलती, पर ये पक्का है कि वो अपनी स्किल को लगातार बेहतर कर रहे थे। हाँ, वो प्रैक्टिस चल रही थी। कॉलेज का माहौल, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ काम करना, ये सब जरूरी रहा होगा। लेकिन फिर कॉलेज के बाद असल दुनिया की चुनौतियां आती हैं। हमेशा आती हैं। 2011 के आसपास उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, हिडन, पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर। हाँ, हिडन। ये उनके करियर का एक जरूरी पर शायद थोड़ा निराशाजनक मोड़ था। क्यों? स्क्रिप्ट तो वार्नर ब्रदर्स ने खरीद ली और उन्हें डायरेक्ट करने का मौका भी मिला, जो नए फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। फिल्म 2012 में शूट भी हो गई। सुनने में आया कि ये एम नाइट श्यामलान की जो शुरुआती फिल्में थीं, जैसे साइंस या सिक्स सेंस, उस टाइप की थी। माहौल बनाने वाला, सस्पेंस वाला हॉरर। ओके, तो फिर रिलीज क्यों नहीं हुई ठीक से? यही तो बात है। फिल्म बन गई, पर रिलीज होने में सालों लग गए। 2015 में जाकर वार्नर ब्रदर्स ने इसे सीधे वीडियो ऑन डिमांड पर डाल दिया। ओह, मतलब थिएटर्स में नहीं आई? नहीं, सीधे ऑनलाइन। अब सोचिए, कोई डायरेक्टर अपनी पहली फीचर फिल्म बनाए और वो ऐसे रिलीज हो, झटका तो लगता है। हाँ यार, लगा होगा कि बड़ी शुरुआत थोड़ी फीकी रह गई। बिल्कुल, एक झटका तो रहा होगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। कई बार आपकी शुरुआती नाकामयाबी आपको सही रास्ते पर डाल देती हैं, अनजाने में। अच्छा, कैसे? हिडन की इस लिमिटेड रिलीज ने शायद उन्हें सोचने पे मजबूर किया होगा कि बड़े पर्दे की जगह क्या टीवी उनके विजन के लिए ज्यादा सही है। पॉसिबल है। और तभी एम नाइट श्यामलन खुद, जिनसे वो इंस्पायर्ड थे, उन्हें अपने टीवी शो वेवर्ड पाइन्स के लिए लिखने और प्रोड्यूस करने के लिए ले आए। अरे वाह, ये तो कमाल की किस्मत है। हाँ, शायद श्यामलन को हिडन में कुछ दिखा होगा। तो वेवर्ड पाइन्स पर काम करने का अनुभव कैसा रहा होगा उनके लिए? बहुत बहुत क्रूशियल था। वेवर्ड पाइन्स भी एक मिस्ट्री थ्रिलर था, सुपरनैचुरल साइ-फाई एलिमेंट्स के साथ। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता जॉनर। बिल्कुल। तो यहाँ उन्होंने टीवी सीरीज बनाने का पूरा प्रोसेस देखा, कहानी को एपिसोड्स में कैसे तोड़ना है, राइटर रूम में कैसे काम होता है, एक पूरे सीजन का आर्क कैसे मेंटेन करना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। हाँ, और श्यामलन जैसे अनुभवी डायरेक्टर के साथ काम करके इंडस्ट्री का वो ज्ञान मिला जो फिल्म स्कूल में नहीं मिलता। ये एक तरह से स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। और यहीं से शायद वेवर्ड पाइन्स पर काम करते हुए ही वो चिंगारी आई जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स को जन्म दिया। एग्जैक्टली। उनके दिमाग में एक सिंपल सा पर बहुत पावरफुल सवाल आया, क्या होता अगर 80s में स्टीवन स्पीलबर्ग स्टीवन किंग के किसी डरावने नॉवल पर फिल्म बनाते? ये सवाल सुनने में जितना आसान है उतना ही गहरा है। ये सिर्फ दो बड़े नामों को जोड़ना नहीं था। सही। स्पीलबर्ग मतलब 80s की वो मासूमियत, दोस्ती, एडवेंचर, मैजिकल रियलिज्म, जैसे ईटी या गूनीज। और स्टीफन किंग मतलब उसी दशक का छिपा हुआ डर, छोटे शहरों के अंधेरे राज, साइकोलॉजिकल हॉरर,
जैसे इट या स्टैंड बाय मी। हाँ, दोनों बहुत अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों को मिलाना मतलब बचपन के उस वंडर और इनोसेंस के ठीक नीचे जो डर और खतरा छिपा है उसे एक्सप्लोर करना। ये कॉम्बिनेशन बहुत से लोगों के सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं था, उस पीढ़ी के। बिल्कुल। और उन्होंने इसी आइडिया कर शो का एक खाका तैयार किया। शुरुआत में नाम रखा था मॉन्टॉक। हाँ, मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड पर एक असली जगह है। और उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, गुप्त सरकारी प्रयोग, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट वगैरह। तो शुरुआत में कहानी ज्यादा रियल लोकेशन और इन थ्योरीज से जुड़ी थी। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने सेटिंग बदल दी। हॉकिंस, इंडियाना, एक काल्पनिक शहर। ये क्यों किया होगा? कई वजह हो सकती हैं। शायद एक काल्पनिक शहर उन्हें कहानी और किरदारों को ज्यादा आजादी से गढ़ने देता। मॉन्टॉक में शूट करना भी शायद मुश्किल होता। लॉजिस्टिक्स का इशू। हाँ, जो भी हो, हॉकिंस ने उन्हें एक कैनवस दिया जिस पर वो अपनी 80s की दुनिया बना सकें। वो छोटे शहर का फील, बाइक चलाते बच्चे, आर्केड गेम्स। हॉकिंस नाम भी थोड़ा रहस्यमयी लगता है। सही कहा। ये बदलाव दिखाता है कि क्रिएटिव प्रोसेस में फ्लेक्सिबल होना कितना जरूरी है। कभी-कभी शुरुआती आइडिया से थोड़ा हटना पड़ता है। तो अब उनके पास आइडिया था, शहर था, स्पीलबर्ग और किंग का मिक्स था, पर अब सबसे बड़ी चुनौती इसे बेचना। हाँ, पिचिंग। उन्होंने अपना आइडिया लेकर कई नेटवर्क्स के दरवाजे खटखटाए। कहते हैं करीब 15 से 20 अलग-अलग नेटवर्क्स को पिच किया। सोचिए जरा, 15-20 रिजेक्शंस। हाँ, अपनी कहानी, अपना विजन, पूरा प्लान बताना ताकि कोई उसे बनाने को तैयार हो। और लगभग हर जगह से उन्हें ना सुनने को मिली। क्यों? क्या दिक्कत थी? कई लोगों को आइडिया ही समझ नहीं आया। एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शो के मेन कैरेक्टर बच्चे थे। अच्छा। उस टाइम टीवी पर ज्यादातर हिट ड्रामा शो अडल्ट्स पर फोकस करते थे। नेटवर्क्स को लगा बच्चों को लीड में रखकर सीरियस डरावना शो बनाना बहुत रिस्की है। उन्हें लगा दर्शक शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, या शायद उन्हें वो 80s वाला रेफरेंस कुछ ज्यादा ही लगा होगा। इतनी मेहनत से आइडिया बनाओ और फिर बार बार रिजेक्शन झेलो, कितना डिमोटिवेटिंग होता होगा। बहुत। लेकिन डफर ब्रदर्स लगे रहे, अपने विजन पर टिके रहे। आखिरकार उन्होंने अपना पिच भेजा 21 लैब्स एंटरटेनमेंट को। ये शॉन लेवी की कंपनी। शॉन लेवी वाली। हाँ, वही। और यही बात बनी। शॉन लेवी ने उस पिच में कुछ ऐसा देखा जो बाकियों को नहीं दिखा था। क्या चीज? उन्हें वो 80s वाली फील, वो स्पीलबर्ग किंग वाला मिक्स और बच्चों को सेंटर में रखने का आइडिया, वो सब पसंद आया। लेवी खुद ऐसी कहानियों के फैन रहे। अच्छा। उन्होंने डफर ब्रदर्स का पैशन और उनकी क्लियर विजन को पहचाना। 21 लैब्स ने कहा हम प्रोड्यूस करेंगे। और फिर वो इसे मिलकर नेटफ्लिक्स के पास ले गए। और नेटफ्लिक्स उस समय मतलब 2015 के आसपास वो अपनी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग बढ़ा रहे थे, कुछ नया ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली। वो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स की तरह बंधे हुए नहीं थे। उन्हें आइडिया पसंद आया, बच्चों को लीड में रखने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। और उन्होंने सीधे सीरीज ऑर्डर दे दिया। हाँ, जुलाई 2016 में स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर आया और रातों रात एक सेंसेशन बन गया। बिल्कुल, कल्चरल फिनोमिनन। ये पूरी पिचिंग की कहानी दिखाती है कि क्रिएटिव फील्ड में टिके रहना कितना जरूरी है। परसिस्टेंस। अगर वो कुछ रिजेक्शन के बाद रुक जाते तो स्ट्रेंजर थिंग्स बनता ही नहीं। और सही पार्टनर मिलना भी। हाँ, 21 लैब्स और नेटफ्लिक्स वो पार्टनर बने जो न सिर्फ विजन समझें बल्कि उस पर दाव लगाने को भी तैयार थे। नेटफ्लिक्स का उस वक्त का माहौल बिल्कुल सही था इस शो के लिए। तो चलो, शो को ग्रीन लाइट मिल गई, पर अब असली मेहनत शुरू हुई इसे बनाना। हाँ, वो भी आसान नहीं था। पहला सीजन अटलांटा जॉर्जिया में शूट हुआ। करीब 6 महीने लगे हर एपिसोड बनाने में, औसतन 11 दिन। टीवी के हिसाब से ये बहुत टाइट शेड्यूल है, खासकर जब इतने विजुअल इफेक्ट्स हों, एक्शन हों और बच्चों के साथ काम कर रहे हों। बिल्कुल। और डफर ब्रदर्स सिर्फ सीजीआई पर डिपेंड नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो 80s वाली फील चाहते थे, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाली। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स मतलब असली चीजों का इस्तेमाल करके स्पेशल इफेक्ट्स बनाना, मेकअप, एनिमेट्रॉनिक्स, मिनिएचर मॉडल। जैसे डेमोगॉर्गन का शुरुआती डिजाइन, वो एक एक्टर को सूट पहनाकर बनाया गया था। अच्छा। उसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि डेमोगॉर्गन का वो सिर खुलने वाला डिजाइन, वो पंखुड़ियों जैसा, उसे प्रैक्टिकली बनाना बहुत मुश्किल था। और वो अपसाइड डाउन दुनिया का लुक, हवा में उड़ते वो पार्टिकल्स, वो अजीब सी लताएं, इन सबको सेट पर बनाना चैलेंजिंग था। सीजीआई तो यूज हुआ होगा, पर जोर प्रैक्टिकल पे था। हाँ, और इसका मतलब था ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत और ज्यादा पैसा भी। पर क्यों? सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए? सिर्फ वो नहीं, प्रैक्टिकल इफेक्ट से एक रियल, टच करने लायक डर और अजीब माहौल बनता है जो शायद सिर्फ सीजीआई से उतना न बन पाए।
जब एक्टर्स किसी असली चीज के सामने रिएक्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस ज्यादा रियल लगती है। सही बात है। लेकिन इसके लिए प्लानिंग, आर्ट डायरेक्शन, टीम वर्क सब टॉप लेवल का चाहिए। ये सिर्फ कंप्यूटर पे क्लिक करना नहीं है। और फिर बच्चों के साथ काम करने की अपनी चुनौतियां, स्कूल भी जाना है, काम के घंटे लिमिटेड हैं। और सीन्स कितने इमोशनल और डरावने करने थे उन्हें। सही, चाइल्ड एक्टर्स ढूंढना ही एक बड़ी जीत थी उनकी। मिली बॉबी ब्राउन, फिन वॉल्फार्ड, गेटिन, कैलिब, नोआ। क्या कास्टिंग थी, कमाल। वो उन बच्चों के बीच की केमिस्ट्री, उनकी एक्टिंग सब परफेक्ट बैठा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, प्रोडक्शन के दौरान लंबे वर्किंग आवर्स, कम नींद, बजट का प्रेशर, ये सब डफर ब्रदर्स और गुनी टीम के लिए बहुत थकाने वाला रहा होगा, खासकर पहले सीजन के एंड के एपिसोड्स। काफी मुश्किलें आई हूँ, सुना है। तो ये सब सुनने के बाद डफर ब्रदर्स और स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी का असल मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक हिट शो की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पैशन की ताकत की। बचपन के कैमरे से शुरू हुआ सपना कैसे सच हो सकता है अगर आप में लगन हो। सही, और असफलता से सीखने की भी। हाँ, हिडन की नाकामी ने उन्हें टीवी की तरफ मोड़ा, वेवर्ड पाइन्स का अनुभव मिला। और अपनी यूनिक आवाज पर भरोसा करने की। जब सब मना कर रहे थे, वो अपने स्पीलबर्ग मीट्स किंग वाले आइडिया पर अड़े रहे। बिल्कुल। और ये कहानी है अपने इन्फ्लुएंस को सही तरह से इस्तेमाल करने की। उन्होंने सिर्फ 80s की नकल नहीं की, बल्कि उस दौर की फिल्मों, म्यूजिक, बुक्स, पॉप कल्चर के लिए अपने प्यार को एक नई ओरिजिनल कहानी में ढाला। उन्होंने नॉस्टैल्जिया को एक टूल की तरह यूज किया, पर कहानी और कैरेक्टर इतने स्ट्रांग बनाए कि शो सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर टिका नहीं रहा। उसने अपनी पहचान बनाई। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे आपकी पर्सनल दिलचस्पी और जुनून एक ऐसी चीज बन सकती है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों से कनेक्ट कर जाए। उनकी सफलता बताती है कि ओरिजिनलिटी का मतलब हमेशा जीरो से कुछ बनाना नहीं होता। कई बार मौजूदा चीजों को नए तरीके से मिलाना भी उतनी ही बड़ी क्रिएटिविटी है। जैसे उन्होंने हॉरर, साई-फाई, टीन ड्रामा, मिस्ट्री सबको मिला दिया। हाँ, और ऐसा मिलाया कि हर किसी को उसमें कुछ अपना सा लगा। तो डफर ब्रदर्स का सफर हमें दिखाता है कि कैसे डरहम, नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटे से कैमरे और बड़े सपनों से शुरू हुई कहानी हॉलीवुड के रिजेक्शंस और प्रोडक्शन की मुश्किलों से गुजरकर दुनिया भर में एक कल्चरल फिनोमिनन बन सकती है। ये उनके जुनून, उनकी कहानी कहने की कला और हार ना मानने वाली जिद का सबूत है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। आज के टाइम में जहां इतने रीमेक, रीबूट, सीक्वल बन रहे हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी ओरिजिनल सक्सेस कैसे मिलती है? ये बड़ा सवाल है। डफर ब्रदर्स ने पुरानी यादों और जाने पहचाने जॉनरा का इस्तेमाल किया, पर उसे सिर्फ दोहराया नहीं, उससे कुछ नया बनाया। सही। तो सवाल यह है कि अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए कुछ मीनिंगफुल और ओरिजिनल कैसे बनाया जाए? और क्या हिडन जैसी शुरुआती ठोकरें, क्या वो जरूरी है बड़ी छलांग लगाने के लिए? एक सबक की तरह। हाँ, एक सबक जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इन सवालों पर सोचना आज के क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है।